Assalamualaikum dear students. I am Sir Usman presenting your third lecture of chapter number 2 measurement. जैसा कि स्टूडेंट्स आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो ये बात अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि हमने अपने शुरुआती लेक्चर्स के अंदर जो है वो फ़िज़िक्स की कुछ बेसिक्स को समझा था। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमने फ़िज़िक्स को समझा था, लेकिन हमने फ़िज़िक्स की कुछ बेसिक्स को समझा था। यानी कि बेसिक्स से मुराद ये है कि कुछ इंट्रोडक्शन था जो कि आपको सिर्फ बताना था कि हाँ, हम पूरे साल तक इस टेक्स्ट बुक के अंदर जो कुछ भी डिस्कस करेंगे उसकी एक लिस्ट थी वो। मतलब अभी तक हमने किसी भी चीज़ को तफसीली तौर पर बयान नहीं किया है, मगर अब हम उसको इंडिविजुअली भी इंशाल्लाह ताला अपने मज़ीद लेक्चर्स के अंदर ज़रूर देखेंगे। सो आवर सेकंड चैप्टर इज़ मेजरमेंट, एंड इन दिस चैप्टर द फर्स्ट मेन डेफिनेशन इज़ दैट फिज़िकल क्वांटिटीज़। एंड व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके नेम से ट्रांसलेट करें तो ट्रांसलेशन से तो हमें यही नज़र आता है कि फ़िज़िकल मतलब ऐसी चीज़ें जो कि नाप तोल मुमकिन हो जहाँ पे, और क्वांटिटीज़ मतलब मिक़दार है। तो यहाँ पे एक ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि हम इस कोर्स के अंदर दो चीज़ों से हमारा वास्ता ज़रूर पड़ेगा। एक होगी क्वांटिटी, एक होगी क्वालिटी। तो जब हम क्वालिटीज़ की तरफ जाएंगे, किसी चीज़ की मतलब खूबियाँ या ख़ामियाँ जो कुछ भी हैं वो एक अलग कैटेगरी में आएगा। और जब हम क्वांटिटीज़ की तरफ जाएंगे मतलब मिक़दारें, अब जाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ मिक़दार है तो वहाँ यकीनन उसमें कोई ना कोई नंबर और उस नंबर का एक स्पेसिफ़िक यूनिट भी लाजमी होगा जो ये बता सके कि हाँ, जो हम जिस फ़िज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड मतलब जिसकी हम पैमाइश कर सकें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम दुनिया में हर एक चीज़ की पैमाइश कर सकें। मतलब एक लफ्ज़ होता है मेजरमेंट, एक लफ्ज़ होता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन किसी चीज़ से मवाजना करना, और मेजरमेंट किसी चीज़ की मिक़दार या पैमाइश मालूम करना। वो तमाम क्वांटिटीज़ साइंस के अंदर या फ़िज़िक्स के अंदर जिनको हम मेजर कर सकें वो कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें बाकायदा उसकी लंबाई, चौड़ाई, एरिया, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक बात रही कि अगर क्वालिटीज़ की तरफ जाएं तो बेटा क्वालिटीज़ जो हैं वो कभी भी मेजर नहीं होती, वो सिर्फ बयान की जाती हैं। सो सिंपल इज़ दैट। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बुनियादी क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, यूँ तो साइंस आज के इस दौर में बहुत ऊपर तक तरक्की कर चुकी है, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी किसी ज़माने में हम सोच विचार भी नहीं कर सकते थे कि हाँ, हम वो अचीव कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये एक, मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ये एक तरह से एक करिश्मा ही कहूँगा मैं अल्लाह का या कुदरत का, कि इतनी तरक्की होने के बावजूद भी हमारे पास जो बेसिक्स है ना वो अनडिफाइंड है। मतलब हम उनको आज भी डिफ़ाइन नहीं कर सके। इतना सब कुछ तरक्की होने के बावजूद भी जो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं वो आज भी अनडिफाइंड हैं। जो चीज़ें हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते तो हमें उनको मानना पड़ जाता है। मतलब इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको इस तरह से दूँ कि भाई किसी शख्स ने अगर किसी को मार दिया, मतलब मर्डर कर दिया, तो उसके लिए सज़ाए मौत है। अब सज़ाए मौत के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, सर भी काटा जाता है, फांसी भी दी जाती है, गोली भी मारी जाती है। अब तमाम कंट्रीज़ ने अपने अपने हिसाब से जो उनको मुनासिब लगता है वो उन्होंने तरीक़ाकार अपना लिया। लेकिन फिर वही वाली बात, अब क्या आप ये कहें कि भाई सब जगह एक सा रूल क्यों नहीं है। तो जिन चीज़ों को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तीन चीज़ें शामिल हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। और आप इस डेफिनेशन में बखूबी इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी लेक्चर में कहा था कि फ़िज़िक्स में हर एक चीज़ जो है ना उस पर हर एक वर्ड की बड़ी वैल्यू है, हर एक वर्ड की बड़ी अहमियत है। तो अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो लेंथ, मास एंड टाइम आर सपोज टू बी द मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मीन्स इन तीनों क्वांटिटीज़ को सपोज किया गया है, फ़र्ज़ किया गया है, माना गया है
क्योंकि हम इन तीन बेसिक चीज़ों को आज तक मुकम्मल तौर से डिफाइन नहीं कर सके, बस कंपेयर करते रहते हैं। सो ये तीन बेसिक क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ फंडामेंटल यूनिट्स। और ये बहुत सिंपल सी है कि वो तमाम यूनिट्स जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करें, जाहिर सी बात है उनको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने तीन क्वांटिटीज़ को सपोज किया था फंडामेंटली, लेंथ, मास एंड टाइम। तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स हैं वो कहलाएंगे फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लेंथ का मीटर है, मास का किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, और साथ में ब्रैकेट के अंदर आप इनको देख सकते हैं कि इनकी यूनिट्स के जो सिंबल्स हैं वो भी शो हो रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ दैट ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ड्राइव्ड मीन्स जो चीज़ें अखज़ की जाती हैं, मतलब हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल होगा और हम उसको आपस में मिक्स करके मिला के कोई नई चीज़ अगर बनाते हैं तो वो चीज़ें कहलाती हैं ड्राइव्ड। तो नाम से ही जाहिर है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। मतलब कि उन तीन फंडामेंटल जो हमने मान ली है, उन तीन के बाद अब चाहे साइंस के अंदर 3 करोड़ किस्म की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आएँ, वो आने वाली मज़ीद फंडामेंटल नहीं होंगी, क्योंकि वो जो अब जितनी भी बनेंगी वो उन तीनों का मिक्सचर होंगी, किसी एक का मिक्सचर, किसी दो का या तीनों का। तो जो तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ उन तीन फंडामेंटल या उनमें से किसी एक या किसी दो या किसी तीन के ज़रिए से मिलके बने, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। And so simple is that the unit used to express derived quantities are known as derived units। मतलब वो तमाम चीज़ें जो कि यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए रिप्रेजेंट की जाएँ, उन्हें हम ड्राइव यूनिट्स के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल सी आपके सामने हैं, और ये वही एग्जांपल है जिनका ताल्लुक़ हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी रहता है, जिसमें सबसे पहला स्पीड, रफ्तार। तो जब भी कभी हम रफ्तार को मेजर करते हैं तो आप सामने इसमें यूनिट चेक कीजिए, उसमें लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, और आगे ब्रैकेट में सिंबल है m/s। तो जो ये मीटर पर सेकंड है, बेसिकली ये दो फंडामेंटल्स का मिक्सचर है। किस किस का? एक लेंथ का, दूसरा टाइम का। उसके बाद आप दूसरी क्वांटिटी देखें, वॉल्यूम। ये तो आप बचपन से जानते हैं कि वॉल्यूम का आप नाम सुनते आ रहे हैं, यूज़ करते आ रहे हैं। तो जो वॉल्यूम का जो इसमें यूनिट आपके सामने नज़र आएगा वो है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मींस अगर हम मैथमेटिकली इसको एल्जेब्रिक तरीके से भी अगर देखें तो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, और मीटर के ऊपर क्यूब मौजूद है। क्यूब से मुराद ये है कि बेसिकली 3 दफ़ा लेंथ को मल्टीप्लाई किया गया है। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में या तो कोई एक होगी या दोनों होंगी या तीनों का मिक्सचर होगा। तो पहली एग्जाम्पल में 2 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ उठाई गई हैं, और दूसरी वाली एग्जाम्पल के अंदर जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वॉल्यूम में, उसमें एक ही मतलब लेंथ ही 3 दफ़ा मल्टीप्लाई की गई है। तो ये भी एक ड्राइव यूनिट बन गया। एंड लास्ट वन इज़ एक्सेलरेशन, दैट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज़ तो 2 ही हैं, लेंथ और टाइम, मगर टाइम का यहाँ पर स्क्वायर है। टाइम पर स्क्वायर से मुराद ये कि टाइम 2 दफ़ा उसमें इंक्लूड किया गया है। बहरहाल अब जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बेटा एरर। एरर सो सिंपल है, मतलब गलतियाँ तो हमसे बहुत सारी होती हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो अब गलती को डिफ़ाइन साइंटिफिकली कैसे करें? जो रोज़मर्रा लाइफ की एरर्स हैं वो भी एरर्स ही हैं, मगर हम इस वक्त साइंस की बात कर रहे हैं। तो साइंटिफिकली एरर को डिफ़ाइन करने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे सामने है, द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। अब थोड़ा सा इस पे डिस्क्रिप्शन पे थोड़ा सा गौर करें तो इन्होंने कहा है डिफरेंस, फ़र्क। मतलब अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं माइनस साइन आएगी, और अगर माइनस साइन आएगी तो मैथमेटिकल ऑपरेशन बन जाएगा, और अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन बन जाएगा तो ऑब्वियसली जिस चीज़ को कैलकुलेट कर सकें वो ऑफ कोर्स फिज़िकल क्वांटिटी होती है। तो एरर भी एक मैथमेटिकल टर्म है, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, जिसकी डेफिनेशन ये है कि जो एक्चुअल वैल्यू है, जो कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटली वर्ल्ड वाइड, या यूँ कह लीजिए जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमारे पास आंसर होता है,
और उसके बाद अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट आते हैं, ज़रूरी तो नहीं ना कि एट वंस हम जो भी एक्सपेरिमेंट करें वो हर दफ़ा बिल्कुल सही आंसर दे जाए। नहीं, कभी हमारा आंसर उससे बढ़ भी सकता है, कभी हमारा आंसर उससे कम भी हो सकता है। तो अगर दोनों केसेस में चाहे आंसर इंक्रीज़ हो जाए चाहे आंसर डिक्रीज़ हो जाए, तो वो जितना इंक्रीज़ और जितना डिक्रीज़ होगा वो हमारे उस एक्सपेरिमेंट में एरर कहलाएगी। और ये कैसे पता चलेगी? ये इस तरह पता चलेगी कि आपका जो मेजर्ड आंसर है, आप उस आंसर में से एक्चुअल को माइनस कर दें या एक्चुअल में से मेजर्ड को माइनस कर दें, व्हाटएवर, हम ये जान पाएंगे कि जो एरर है वो कितनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम एरर के बाद एरर की कुछ टाइप्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे पर्सनल एरर है। पर्सनल एरर मतलब ज़ाती तौर पर, और इसके लिए मैं एक छोटी सी मिसाल यही कहूँगा कि जब आप खुद ही कोई काम करना नहीं जानते हो किसी चीज़ को तरीके से, तो फिर आपके हाथ में अगर सही अपैरेटस भी मौजूद हो तो कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझें कि आप लोगों ने 9th क्लास में कई दफ़ा फ़िज़िकल बैलेंस यूज़ किया होगा, और उस फिज़िकल बैलेंस के अंदर जो है वो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ़ आंसर भी आते हैं। जब फिज़िकल बैलेंस एक है, अपैरेटस एक है, और जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं वो तमाम का तमाम सामान एक है, तो फिर आंसर डिफरेंट क्यों है? इसकी वजह यह है कि हर शख्स के काम करने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब अगर आप खुद ही गलती कर रहे हो, आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता ही ना हो कि आप उसको करते किस तरह हैं, आप उसको परफॉर्म कैसे करेंगे, तो इस सूरत में जो भी एरर आएगी जो आपकी गलती की वजह से होगी वो पर्सनल एरर के नाम से जानी जाएगी। एंड आफ्टर डेट द सेकंड वन इज़ सिस्टमेटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमेटिक या इंस्ट्रूमेंटल, मेरे ख्याल से तो दूसरा वाला नाम है वो ज़्यादा आसान है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी चीज़ को अगर आप बखूबी काम करना जानते हो, उसके बावजूद भी आपका आंसर अगर गलत आ रहा है, तो मे भी पॉसिबल है कि वो जो आंसर आपका आया है वो हो सकता है कि किसी सिस्टम की ख़राबी की वजह से हो। मतलब यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट या जो अपैरेटस आप यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें ही कोई प्रॉब्लम हो तो यकीनन तब भी हमारा आंसर कभी भी एक्चुअल आंसर पे नहीं जाएगा और उसमें भी गलती या एरर के चांसेस हो सकते हैं। तो वो गलती जो आपसे नहीं बल्कि अपैरेटस में मौजूद हो, उसका नाम होता है इंस्ट्रूमेंटल या फिर सिस्टमेटिक एरर। और नॉर्मली जो इंस्ट्रूमेंट की गलती होती है, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसको हम यूजुअली ज़ीरो एरर बोलते हैं। और ज़ीरो एरर जो है वो सिर्फ दो ही किस्म की होती है, एक होती है पॉजिटिव ज़ीरो एरर, दूसरी होती है नेगेटिव ज़ीरो एरर। और इसके बारे में कि ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस तरह से इनको पता लगाएंगे और किस तरह से इनको रिमूव करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला जब हम लैब में मुलाकात करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल्स के अंदर जाएंगे, तो इस बारे में आपको तमाम लेक्चर जो है वो एक दफ़ा फिर से रिपीट किया जाएगा, जिसमें आपको ज़ीरो एरर को रिमूव करना भी सिखाया जाएगा, इवन ये कि उसको कैलकुलेट करना भी सिखाया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज़ दैट रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। रैंडम या एक्सीडेंटल, हादसाती या गैर इख्तियारी, जिस पे आपका इख्तियार ना हो, मतलब ये दोनों नाम अगर आप ट्रांसलेट करें तो आप बखूबी इससे समझ सकते हैं कि रैंडम मीन्स जो बेतरतीब हो जाए और एक्सीडेंटल मीन्स जो हादसाती तौर पर हो जाए। तो ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन विच आर एट अ सर्टेन टाइम बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। अगर आप इस डेफिनेशन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें उर्दू लैंग्वेज में, तो आप ये जान पाएंगे ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मीन्स कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट्स में कुछ इस किस्म की भी गलतियाँ आ जाती हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, मतलब पर्सनल एरर ज़ीरो। इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती नहीं है, मतलब सिस्टमेटिक और इंस्ट्रूमेंटल एरर भी ज़ीरो। उसके बावजूद अगर हमारा आंसर में डिफरेंस आ जाए तो उसकी वजह ये होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एज़ यू नो, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हवा में नमी, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्मली ह्यूमिडिटी कहते हैं, तो अगर के आप यूँ समझें आप किसी चीज़ को बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करें किसी ड्राई सीज़न के अंदर, और उसी चीज़ को अगर आप किसी रेनी सीज़न के अंदर मेजर करें, तो ऑफ कोर्स दोनों के वज़न में थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आएगा। और वो थोड़ा से फ़र्क की वजह
हवा में नमी है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को हवा से तो दूर नहीं रख सकते ना। तो जब हवा में ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, तो अगर वो वाटर मॉलिक्यूल्स उस बॉडी के ऊपर टच होंगे तो ऑफ कोर्स उसका वज़न ड्राई सीज़न के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है कि आप एयर में ह्यूमिडिटी मौजूद है, तो अब आप ये तो आपके काबू में नहीं है। इन तमाम गलतियों को हम सुधार नहीं सकते, अलबत्ता मिनिमाइज़ कर सकते हैं अपनी लेबॉर्ट्री की कंडीशंस को बेहतर बनाते हुए। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन, ये एक असाइनमेंट है जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर लेक्चर में आखिरी में एक असाइनमेंट रखते हैं। और इस असाइनमेंट में मतलब मैं अपने पहले लेक्चर से आपको एक बात की तनकीद, एक बात की ताकीद मुसलसल किए जा रहा हूँ कि चाहे वीडियो लेक्चर में हम जो कुछ भी डिस्क्राइब करें, सिर्फ वहीं तक बात महदूद नहीं रहती। आप तमाम स्टूडेंट जो हैं वो बुक को रीड ज़रूर किया करें। मैं आज भी यही कहूँगा कि आज भी आपको बुक रीड करनी है। और इस असाइनमेंट में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि कंप्लीट लेक्चर इन योर कॉपी। आपको एक मुकम्मल तौर पे जो आज का लेक्चर है उसे अपने जो स्कूल की नोटबुक या जो जहाँ पर भी आप असाइनमेंट बना रहे हैं, आपको इस लेक्चर को उसमें लिखना है। मतलब ओनली डेफिनेशंस जो लेक्चर में आपको नज़र आ रही हैं, आपको वही डेफिनेशंस लिखनी है। और दूसरा क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो ये है कि ड्रॉ द टेबल ऑफ एसआई बेस यूनिट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक इन योर कॉपी। मीन्स एक जब आप बुक को रीड करेंगे तो उस बुक में आपको एक टेबल नज़र आएगा जिसके ऊपर नाम लिखा होगा एसआई बेस यूनिट। तो अब यहाँ पे आपको एक बात मैं बताता चलूँ कि मैंने जब आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट बताया था, उसमें 3 क्वांटिटीज़ को इंक्लूड किया था। लेकिन इस वक्त जो है आप जब बुक के अंदर एसआई बेस यूनिट का टेबल देखेंगे तो उसमें आपको 3 के अलावा मज़ीद 4 क्वांटिटीज़ और नज़र आएंगी। तो याद रहे फंडामेंटल 3 ही हैं, अलबत्ता एसआई सिस्टम में हमने जो बेस या फंडामेंटल मानी है वो 7 क्वांटिटीज़ हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करता चलूँ कि एक्चुअल में फंडामेंटल 3 ही क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। बट एसआई सिस्टम जब बनाया गया और आप जब बुक को रीड करेंगे तो आप यकीनन उसमें देखेंगे कि एसआई सिस्टम के पीछे वजह क्या थी बनने की। तो जब एसआई सिस्टम बनाया गया तो तमाम वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट ने एक साथ होकर ये फैसला किया कि अब इस सिस्टम में हमें 3 नहीं बल्कि 7 क्वांटिटीज़ को रखना है। रखी एसआई सिस्टम में 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। एसआई सिस्टम में 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, बट फंडामेंटल 3 ही हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट read your textbook and try to know the reason that why SI system is needed to all over the world। मतलब स्टूडेंट्स आप देखेंगे बुक में, मैं फिर भी आपको थोड़ी सी हेल्प करता चलूँ कि बुक जब आप रीड करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये जो SI सिस्टम की जो बुनियाद पड़ी है वो 1960 में इसकी बुनियाद रखी गई है। तो क्या 1960 से पहले साइंस या फिज़िक्स नहीं चल रही थी? नहीं, बिल्कुल ज़िंदा थी, वो बिल्कुल अपने सारे काम कर रही थी। मगर जैसे जैसे हम तरक्की की तरफ आगे जाते हैं तो हमें कुछ नए स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उन स्टैंडर्ड्स को, उन मयार को मद्देनज़र रखते हुए फिर एसआई सिस्टम की बुनियाद पड़ती है। और जो आप इसमें देख सकते हैं, जो इसमें आपको तीसरा जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आपसे मैंने कहा है कि आप ये बात जानने की कोशिश करें बुक रीड करने के बाद, जो कि यकीनन ऑफ कोर्स जब भी हम क्लास में मुलाकात करेंगे तो इस बारे में डिस्कशन ऑफ कोर्स एक दफ़ा फिर से होगी। तो आपको ये जानना है कि एसआई सिस्टम की ज़रूरत क्यों पेश आई। एक कोई सॉलिड रीज़न्स हमें चाहिए। मतलब अगर यूँ समझ लें कि आज भी हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ हम सर्वाइव करते हैं, तो आज भी इस इन्वायरमेंट के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जहाँ बात आती है तोलने की, मतलब किसी चीज़ के मास को मालूम करने की, तो मैं आपसे बहुत ही सिंपल सी बात कहूँगा, हम अपने खाने पीने की तकरीबन तमाम चीज़ें किलोग्राम और ग्राम में ख़रीद रहे होते हैं और बेच रहे होते हैं। मगर जब कभी भी कोई फ़ास्ट फूड हो या कोई बेकरी आइटम हो, तो आज भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो बर्थडे केक होते हैं वो किलोग्राम या ग्राम में नहीं बल्कि उसे पाउंड के अंदर परचेज़ किया जाता है और बनाया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है, यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भाई ऐसा क्यों,
आप उसे किलोग्राम में भी नाप सकते थे, आप उसे हाफ किलोग्राम में भी नाप सकते थे। मगर फिर वही वाली बात, जब आप इसको रीड करेंगे बुक को, तो आपको कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि फ़िलहाल इस लेक्चर से स्किप की गई हैं। आपको उन तमाम सवालात के जवाब पता होने चाहिए। और ड्यूरिंग रीडिंग आपको ऐसी बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs भी नज़र आएंगे बुक के अंदर पैराग्राफ में लिखे हुए, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो यहीं पर ही वाइंड अप होता है। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट्स से अल्लाह हाफ़िज़, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और ये जो असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं उनको प्रिपेयर करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।